हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। मैं सेल्फ प्रेरणा दसौंधी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइनर कोर्स 1A रांची यूनिवर्सिटी का सेम 1 का। ओके, टाइटल क्या है? इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री। ओके, और आपका इसमें पासिंग मार्क्स कितना है? 30 मार्क्स है। आपको एटलीस्ट 30 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बैक लग जाएगा और बहुत दिक्कत होगा, इसीलिए अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सिलेबस थोड़ा ज्यादा बड़ा है, हम बस टाइटल पढ़ेंगे उसका, उसके बाद हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, चलिए। यूनिट 1 आपका सेक्शन है फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, यूनिट 1 में क्या है? केमिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो इसमें आपको थर्मोडायनेमिक का जो लॉज है उसको पढ़ना है, प्रिंसिपल पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है किसका? तो थर्मोकेमिस्ट्री का। बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। ओके, चलिए। यूनिट 4 में नहीं, यूनिट 1 के बाद डायरेक्ट 4। चलिए, क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सब पढ़ना है। ठीक है, चलिए। सेक्शन बी क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? फिजिकल वहीं तक था। इनऑर्गेनिक में पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब हम लोग को पढ़ना है। चलिए, यूनिट 4 में क्या है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है आयोनिक बॉन्ड का, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है? 6 में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, और इसका प्रिपरेशन देखना है कि कैसे कैसे बनता है। 7 में क्या है? यूनिट 7 में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसको पढ़ना है। तो चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक, डिस्कस देयर एप्लीकेशन इन केमिस्ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग को पहले से, हम लोग को फर्स्ट लॉ तो सबको पता है। क्या पता है? कि एनर्जी, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है इसमें? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही इसको तोड़ सकते हैं। ये बस क्या होता है? ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म। ओके, तो चलिए, जैसे कि हम लोग इंजन को मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? हम लोग पेट्रोल डालते हैं, फिर पेट्रोल से क्या होता है? वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं? तो ऐसा बहुत सारा कोयला है, क्या है? केमिकल एनर्जी से किसमें हो जाता है? फिर उसमें भी हीट एनर्जी हो जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि वो बर्बाद नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए सेकेंड लॉ पढ़ते हैं। इसका एप्लीकेशन देख लीजिए। हीट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन इज इक्विवेलेंट टू दी डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी। तो देखिए, इंथैल्पी क्या होता है? इंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोपी और इंथैल्पी आपको देखने को मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इंथैल्पी क्या होता है? तो सबसे पहले आप कोई भी सिस्टम ले लीजिए। थर्मोडायनेमिक में आप जानते हैं सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट होता है। एबीसी कोई भी ले लीजिए, और उसको क्या कीजिए? उसको आप जितना मर्जी उतना प्रेशर ले लीजिए और उसको क्या कीजिए? कांस्टेंट कर दीजिए। उसके बाद देखना है कि उसमें कितना हीट कंटेंट है। ठीक है, तो वही होता है इंथैल्पी। ओके, चलिए। सेकेंड लॉ क्या है? इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेज इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब क्या बोल रहे हैं? इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेज इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सबसे पहले आप समझिए कि इंट्रोपी क्या होता है। तो देखिए, इंट्रोपी या तो आप तो बहुत टफ चीज है, आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगा, और अगर बहुत ठेठ भाषा में आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ओके, इंट्रोपी क्या होता है, उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस बोला जाता है या फिर डिसऑर्डर। इंट्रोपी को क्या समझिए? डिसऑर्डर समझिए। ओके, ये ऑलवेज मूव क्या करता है? ऑर्डर टू डिसऑर्डर, मतलब कोई व्यवस्थित व्यवस्थित चीज है उसको क्या कर देना? अव्यवस्थित कर देना। फिर ठीक है, और फिर उस चीज को हमें क्या व्यवस्थित करने में एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ेगा कि नहीं, उसको ऑर्डर में फिर से लाने के लिए। तो जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा, चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी मम्मी क्या करती है, आप जब स्कूल जाते हो तो आप स्कूल चले गए, आपकी मम्मी क्या करेगी? कर्टेन अच्छा से कर देगी, बेड अच्छा से कर देगी, आपकी स्टडी टेबल को अच्छे से मतलब ऑर्डर में रख देंगी, जहाँ बुक्स है वहां रख देंगी, जहाँ पेन का है वहां रख देंगी, झाड़ू लगा देंगी, सब कुछ कर देंगी। ठीक है, एकदम रूम आते के साथ आपको क्या मिलेगा? एकदम ऑर्डर वे में मिलेगा। ठीक है, और आप जैसे ही रूम में एंटर करते हो फिर क्या करोगे? सबसे पहले अपना कपड़ा फेंकोगे, उसके बाद बेड को में सो जाओगे, तो बेड का फिर खराब होगा, फिर बुक्स अगर पढ़ना चाहोगे तो वो डिसऑर्डर करोगे। तो मतलब आप क्या कर रहे हो? वहां पे डिसऑर्डर पैदा कर रहे हो। दैट मीन आप इंट्रोपी हो। ठीक है, उस चीज का क्या हो? इंट्रोपी हो। और फिर क्या होगा? तो आप लोग समझ गए इंट्रोपी मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्डर चीज को डिसऑर्डर में करना। ये हमेशा ऑर्डर टू डिसऑर्डर होता है, कभी डिसऑर्डर टू ऑर्डर नहीं होता है। ओके, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। थर्ड लॉ क्या है? द इंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो। देखिए, कोई भी
द इंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो। ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, जब आप एब्सोल्यूट जीरो पर पहुंचते हैं, ठीक है, आपकी सिस्टम की इंट्रोपी क्या हो जाएगी? पूरा तरीके से मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम हो जाएगा मतलब अगर इंट्रोपी हाई हो जाएगा तो मतलब डिसऑर्डर रहेगा, और इंट्रोपी मिनिमम है मतलब ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। तो देखिए, मतलब आपका वेस्टेज वहां पे क्या है? जीरो है। अब आपका सिस्टम की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 100% हो जाएगी, ठीक है। जब आप एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंच जाते हो, आपकी इंट्रोपी मिनिमम रहती है, तो क्या हो जाएगा? इफिशियंसी कोई भी सिस्टम का क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। लेकिन मजे का बात क्या है कि आप कभी भी एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंच ही नहीं सकते। यू कांट रीच एट एब्सोल्यूट जीरो। ओके, तो समझ गए क्या होता है? हम कोई भी सब्सटेंस का इफिशियंसी तो 100% कर लेंगे, बट हम उसका एब्सोल्यूट जीरो तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। आपको पता है कि जब जीरो कैलोरी में आप 100% काम करोगे, लेकिन जीरो कैलोरी में आप पहुंच ही नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हाउ कैन बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम थर्मोकेमिकल डेटा। आपको कैलकुलेट करने सीख जाइएगा, आपको डेफिनेशन के साथ कैलकुलेट करने भी बोलेगा ही बोलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज को बनाना। क्या होता है? किसी चीज को बनाना, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप कोई चीज बना रहे हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज होगा या फिर एब्जॉर्ब होगा, ये कहाँ पे बताएगा? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में, ठीक है, कि एनर्जी रिलीज होगा या फिर एब्जॉर्ब होगा, ये आपको बताना है कैलकुलेट करके। डिनोट कैसे करते हैं? डेल्टा एच एफ डिग्री। ओके, हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट एट 290 केल्विन एंड 1 atm। ओके, चलिए फिर क्या है? बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है? एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बोन्स इन गैसेस। ओके, क्या है? एवरेज एनर्जी रिक्वायर है क्या? तो ब्रेक करने में। आप ही बताओ, अगर आप एक पेन को तोड़ते हो तो आपको एनर्जी उसमें उससे रिलीज होगा या फिर क्या होगा? आपको एब्जॉर्ब होगा। तो आपका एनर्जी क्या होगा? उसमें लगेगा, मतलब क्या? वो हम लोग को एनर्जी वहां पे खर्च हो रहा है, ठीक है। एक पेन को तोड़ने में एनर्जी क्या होगा? ऑलवेज खर्च ही होगा, है होगा कि नहीं? चलिए, दूसरा क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो डिसोसिएशन का मतलब ही क्या होता है? तोड़ना होता है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ स्पेसिफिक बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। तो वो आपको जो एनर्जी उसमें चाहिए। और देखिए, एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे आप खाने के बाद क्या करते हो कि हाँ चलो आप कहीं घूमने के लिए गए, आपको भूख लगी, आपने होटल में खा लिया, उसके बाद बोलेगा कि चलो अब जहाँ चलना है चल सकते हैं, अब हम खा लिया, अब हमको कोई टेंशन नहीं है ना, आप ये बोलते हो। उसके बाद क्या करते हो कि जैसे जैसे एनर्जी खत्म होगा, आप क्या होगा? स्टेबिलिटी को पकड़ते जाइएगा, आप बैठ जाइएगा, सो जाइएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी में, ठीक है। चलिए, कैलकुलेशन एग्जांपल आप H2O, इसमें आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए, दूसरा क्या है? डिस्क्राइब, डिराइव एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ द फॉर द हाइड्रोजन एटम। चलिए, इसका बेसिक इक्वेशन है ये वाला, उसके बाद ये एक्सप्लेन होता है। H यहाँ पे क्या? हैमिल्टोनियन है, और E क्या? आइगन एनर्जी, आइगन वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए, इसको यहाँ पे अभी ये करवाना सॉल्व नहीं है। फॉर द हाइड्रोजन एटम इट सेपरेट इनटू टू पार्ट्स। हाइड्रोजन एटम के लिए दो पार्ट में बढ़ जाता है, किसमें? तो रेडियल और एंगुलर। एक रेडियल पार्ट होता है और एक एंगुलर पार्ट होता है, ठीक है। रेडियल पार्ट क्या देता है? गिव साइज एंड डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन रेडियल प्रोबेबिलिटी। तो क्या देता है रेडियल पार्ट? तो गिव साइज देता है एंड डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन रेडियल प्रोबेबिलिटी। एंगुलर क्या देता है? डिटरमाइन शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। कैसा उसका शेप रहेगा और कैसा ओरिएंटेशन रहेगा, कौन बताएगा? एंगुलर पार्ट बताएगा। ओके, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल का क्वांटाइजेशन कैसे होता है वो बताता है। प्रोवाइड्स ऑर्बिटल शेप, एसपीडी शेप प्रोवाइड करता है, और बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड क्वांटम नंबर्स। हम लोग को यहाँ समझने में मदद करता है क्या? तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, और क्या? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है? जो 4 है हमारा एजिमुथल, और जो भी है, ठीक है, ये सब हम लोग आगे अभी देखेंगे। ओके, चलिए, discuss the significance of quantum number with respect to hydrogenic orbitals, illustrate orbital shape with diagram। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जिसको पहले हम लोग को लिख देना है, कितना होता है? 4 होता है, उसको लिखना है। उसके बाद किससे हम लोग डिनोट करते हैं उसको लिखना है। ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो हम पहले लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय एन, स्मॉल एन। एनर्जी लेवल एंड साइज ऑर्बिटल ये बताता है। एजिमुथल क्या बताता है? शेप ऑफ द ऑर्बिटल, कैसा शेप रहेगा ऑर्बिटल का, एस रहेगा, पी रहेगा, डी रहेगा, एफ रहेगा, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, उसका ओरिएंटेशन कैसा है क्या वो बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? कि प्लस हाफ है कि माइनस हाफ है वो बताता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? डिटरमाइंस इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, ठीक है। इसी से हम लोग क्या ये करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करते हैं। एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग।
क्या क्या एक्सप्लेन करता है, उसका केमिकल बॉन्डिंग कैसा रहेगा, उसका स्टेबिलिटी कैसा रहेगा, उसका प्रॉपर्टी क्या है। ओके, चलिए ये क्या क्या हम लोग बोलते हैं वो वाला है। चलिए दूसरा क्या है, explain the lattice energy and solvation energy, how do these energies determine stability and solubility of ionic compounds। तो देखिए लेटेस्ट एनर्जी क्या है, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, यू से करते हैं। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैसेस आयंस कंबाइन टू फॉर्म वन मॉल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसको पहले हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। और इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, कब होता है, तो व्हेन गैसियस आयन, जब गैसियस आयन कंबाइन करता है फॉर्म करने के लिए क्या, तो वन मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, वन मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को फॉर्म होने के लिए जब वो लोग मिलता है, कंबाइन होता है गैसियस आयन, तब हमारा क्या कहलाता है, लेटेस्ट एनर्जी, जो उसमें एनर्जी रिलीज होता है। ओके, सॉल्वेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैसियस आयन डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट एंड आर स्टेबलाइज्ड बाय सॉल्वेशन। किससे स्टेबलाइज होता है, तो सॉल्वेशन से होता है। एनर्जी क्या होता है, इसमें भी निकलता है, और क्या होता है, डिसॉल्व होता है कहाँ पे, तो सॉल्वेंट में। ओके, स्टेबिलिटी, अ हाई लेटेस्ट एनर्जी मेक्स कंपाउंड मोर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। मतलब जिसका लेटिस एनर्जी ज्यादा रहेगा उसको क्या होगा, स्टेबिलिटी जिसका ज्यादा रहेगा। ओके, सॉल्युबिलिटी क्या है, इफ सॉल्वेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लेटिस एनर्जी द कंपाउंड डिसॉल्व। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया NaCl, कब डिसॉल्व होगा, जब उसका सॉल्वेशन एनर्जी क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, लेटिस एनर्जी से। अगर पता है हम लोग को लेटिस एनर्जी ज्यादा रहेगा तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो डिसॉल्व नहीं होगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन एंड VSEPR थ्योरी विद एग्जांपल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। VV थ्योरी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेनिंग, ये बीच में थोड़ा सिलेबस भूल गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं किसको, आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को, एक्सप्लेन द इंडक्टिव रेजोनेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट विद सुटेबल एग्जांपल। केमिस्ट्री में डेफिनेशन से कुछ नहीं होता है, आपको एग्जांपल लेके वहां पे समझाना ही पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट में पहले मोटा मोटी समझ लेते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्पीसीज जो रहता है ना, वो लोग अट्रैक्ट करते हैं किसको, तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं किसको, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्पीसीज को, ठीक है। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं और क्या कर खींचने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या होता है, डाइपोल मोमेंट अराइज होता है, प्लस माइनस। और इसी को क्या बोलते हैं, प्लस माइनस इफेक्ट भी, सॉरी माइनस इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, और इसमें क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, डिस्प्लेस होता है किससे, तो सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, तो रेजोनेंस इफेक्ट, चलिए इसमें भी क्या होता है, डी लोकलाइजेशन होता है तो ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, एग्जांपल क्या हो गया, बेंजीन, ठीक है। इसमें क्या होता है, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, तो ये एक ना टेम्पररी इफेक्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, टेम्पररी इफेक्ट होता है जो मल्टीपल बॉन्ड शो करता है, ठीक है। जैसे क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अंडर अटैक ऑफ रिएजेंट। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, तो इसमें भी डी लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड विद एडजेसेंट पाई सिस्टम, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसमें क्या होता है कि ओवरलैप करने की वजह से क्या होता है, डी लोकलाइजेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड या फिर पी ऑर्बिटल, ठीक है। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, एनायंस एंड फ्री रेडिकल। तो कार्बोकेटायन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, प्लानर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, कार्बो क्या है, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, न्यूट्रल होता है, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स अप टू 5 कार्बन विद एग्जांपल। तो देख लीजिए प्रिपरेशन हम किसे किसे कर सकते हैं, कोल्ड सिंथेसिस से करते हैं, ऊर्ज रिएक्शन से कर सकते हैं, कैटालिक हाइड्रोजनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको आप ऊर्ज क्या होता है, ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है, कोल्ड प्रोसेस क्या होता है, आप ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू अल्कीन्स एंड डिस्कस मार्कोविनिकोव्स एंड एंटी मार्कोविनिकोव्स रूल विद एग्जांपल। अब क्या होता है, अब ये देख लीजिएगा, ठीक है। हेलोजन ग्रुप का है, ठीक है। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद मैकेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिएगा क्या होता है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन, इतना शॉर्ट में आपको नहीं लिखना है, थोड़ा लॉन्ग में लिखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉग फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, हाउ इज एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट फ्रॉम आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन से एक क्वेश्चन आपको पूछ ही देगा, ठीक है, और बहुत इजी है, आप कर लीजिएगा आराम से। चलिए इतना ही था, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और लॉन्ग आंसर आप कर लीजिएगा, और इसमें अगर आगे का वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगी। ओके।
चलिए ठीक है, बाय। होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर